देखिए, और आपको पता ही होगा कि मैं वो बंदा नहीं हूँ जो भले ही देखता WWE है, लेकिन अगर वो AEW नहीं देख रहा तो उसकी वजह से वो AEW के बारे में सिर्फ उल्टी सीधी बातें बोल रहा है। लेकिन कभी कभी ये ऐसे काम कर देते हैं कि लगता है भाई ये अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारना है या फिर क्या ही काम है। अब देखो, जो AEW कोलिजन और रैम्पेज है वो लगातार एयर होंगे एक 3 आवर लाइव ब्रॉडकास्ट की तरह। ये हेड टू हेड जाएगा सर्वाइवर सीरीज के। अब AEW वाले क्या सिर्फ ये सोचते हैं कि सर्वाइवर सीरीज है, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, हम तो अपना शो अपने हिसाब से ही चलाएंगे। तो थोड़ा सा इनको दिमाग या बिजनेस के हिसाब से थोड़ा सोचने की जरूरत है, क्योंकि सर्वाइवर सीरीज जैसा शो है और उसके सामने अगर ये अपना रैम्पेज और कोलिजन चला, इवन WWE भी ऐसा करती है भाई। कभी कभी जब कोई दूसरा स्पोर्ट होता है ना जो बड़ा कंपटीशन दे रहा है उनको, तो कभी कभी वो अपने प्लान्स को स्टॉप कर देते हैं, उसको नेक्स्ट वीक के लिए पोस्टपोन कर देते हैं कि नहीं वो वाली चीज बाद में करेंगे। वो भी नहीं करते इसको, क्योंकि उनको पता है कंपटीशन तगड़ा मिलने वाला है। तो WWE जैसी इतनी ग्लोबल कंपनी ये सोचती है, पता नहीं ये AEW, पता नहीं टोनी खान की थिंकिंग मुझे नहीं पता, लेकिन अब ऐसी क्या पागलपंती है। देखो, रैम्पेज और कोलिजन को लगातार ये चलाएंगे सर्वाइवर सीरीज के हेड टू हेड टाइम में। तो थोड़ा सा बिजनेस वाला जो बंदा है, थोड़ा बहुत मेरे से ही ले लो ज्ञान, मतलब ज्यादा देता नहीं लेकिन जितना, हाँ ये तो पता ही है मुझे, यहाँ पे तो मैं सही बोल रहा हूँ। आपको क्या लगता है इसके बारे में, बताना जरूर। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस, आपको वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में फिर से अपने वर्किंग एनवायरनमेंट से वापस आ गए हैं आप लोगों के लिए। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं ट्रिपल एच के बारे में। विंस मैकमैन से उनको क्या एडवाइस मिली थी, और सबसे पहले एडवाइस सुनो विंस मैकमैन की। विंस मैकमैन ने ट्रिपल एच को काफी साल पहले यह बताया था कि जब भी तुम कोई क्रिएटिव डिसीजन ले रहे हो कि क्या करना है हमको टेलीविजन पे, तो अपना पर्सपेक्टिव ये रखो कि तुम सीट में बैठे हो वहां पे और तुम वहां से ये चीज देख रहे हो, तब तुमको टीवी पे कैसे दिख रही है। और अगर जब तुम वैसा करने लगते हो तो तुम कभी भी गलत नहीं हो सकते। ये ट्रिपल एच ने कहा कि विंस मैकमैन ने मुझको एडवाइस दिया है। अब मैं सोच रहा हूं कि क्या विंस मैकमैन ने खुद ही एडवाइस फॉलो करी, क्योंकि जिस हिसाब से हमने रिसेंट ईयर्स में, मतलब ये मैं 2015-16 के बाद से बोलूंगा, काफी चेंज हुआ था। उससे पहले फिर भी ऐसा लगता था कि वी लिसन टू यू, फैंस जो होते हैं वही हमारे लिए सब कुछ है, वो वाला एंगल तब ज़्यादा अच्छा लगता था। लेकिन अब वैसा हो नहीं रहा। तो ट्रिपल एच को ये जो एडवाइस दी गई है, क्या सच में विंस मैकमैन ने खुद भी फॉलो करी है, ये मेरा क्वेश्चन है। और उन्होंने साथ में ये भी बताया कि बुक व्हाट पीपल वांट टू फील एंड सी। तो इसके बाद से अब ये जो उन्होंने लाइन बोली है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग मौके पर बोली, क्योंकि आपको पता है सारे लोग सर्वाइवर सीरीज में देखना चाहते हैं CM पंक को। तो अगर ये चीज़ सच में है तो फिर सर्वाइवर सीरीज में इसका मतलब कि जो CM पंक है वो आ रहे हैं, ऐसा फैंस इसको कनेक्ट करके देख रहे हैं। तो ये कुछ एक इंटरेस्टिंग बात लगी विंस मैकमैन और ट्रिपल एच की, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। हम बात करते हैं जे ऊसो के बारे में। तो बिल बोर्ड को इंटरव्यू देते हुए जे ऊसो ने ये बोला कि उनकी सबसे पहली जो इस समय सिंगल्स चैंपियनशिप के ऊपर नजरें हैं वो गुंथर के ऊपर है, यानी वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए उनके साथ मैच चाहते हैं। वो कहते हैं मेरे डैड इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन रहे, मेरे अंकल रहे, उमागा रहे हैं, शॉन माइकल्स रहे हैं, मेरा फेवरेट ग्रेटेस्ट रेसलर रेजर रामोन, ये सारे चैंपियन रहे। तो इस चैंपियनशिप को मैं जरूर लेना चाहूंगा, दैट्स पेपर व्यू मटेरियल राइट देयर। तो ऐसा करके जे ऊसो ने जो अपनी ख्वाहिश है वो जताई है। अगर ये डेफिनेटली जाके वो इंटरनली पिच करते हैं तो बहुत कोई मुश्किल नहीं है कि जे ऊसो को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए गुंथर के साथ मैच मिल जाए। और साथ ही साथ उन्होंने रोमन रेंस की तारीफ भी करी है। अब ये बहुत सारे लोगों को शायद बात पचे ना, लेकिन उन्होंने ये बोला कि पैंडेमिक के टाइम पे रोमन रेंस के साथ काम करके मुझे इतना कुछ अपने माइक स्किल पर काम करने का अवसर मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, और उसकी वजह से मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा इंप्रूव भी किया है। तो वो इसका क्रेडिट रोमन रेंस को दे रहे हैं कि जितना मैं अच्छा नहीं भी था वो बेटर दिखा रोमन रेंस की वजह से। और ये बात जे ऊसो ने तब बोली जिस पॉइंट पर ज़्यादातर लोग ये बात मानते थे कि जे ऊसो और जिमी ऊसो ऑलरेडी एज ऊसोस अपना लोहा मनवा चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। रोमन रेंस से ज़्यादा जब बात आती है माइक स्किल्स की, लेकिन इस तरीके से उन्होंने प्रेस किया है। ऑब्वियसली थोड़ा सा करेक्टर उन्होंने ब्रेक किया, लेकिन इतना भी ब्रेक नहीं किया भाई, ट्राइबल चीफ है तो उसके बारे में तारीफ है तो उससे हर कोई बंदा कर ही सकता है। ग्रेसन वॉलर एंड ऑस्टिन थ्योरी, केविन ओवंस का आपको एंगल समझ में आ रहा है। केविन ओवंस का सस्पेंशन भी लगा हुआ है, मुझे भी आइडिया नहीं है वो कब तक का सस्पेंशन है या फिर क्या है, लेकिन ग्रेसन वॉलर ऑस्टिन थ्योरी दोनों ने पहने हुए हैं केविन ओवंस की टी शर्ट। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि हम ग्रेसन वॉलर इफेक्ट कर रहे हैं और भले ही तुम सस्पेंशन से गुजर रहे हो लेकिन तुम हमारे शो पर आ सकते हो। मतलब वो थोड़ा सा यहाँ पे ना चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये सॉर्ट आउट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो केविन ओवंस तो फेस वाली साइड है, वो तो घंटा इनकी बात नहीं सुनने वाले, 2-4 स्टनर और बजा के चले जाएंगे। तो ये इंटरेस्टिंग लग रही है बड़ी स्टोरीलाइन। एक तो केविन ओवंस है भी जिसको फ्रस्ट्रेट जब वो होता है तो उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है, और ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर से बढ़िया काम किसी को परेशान करने का कोई कर नहीं सकता। तो अगर ग्रेसन वॉलर इफेक्ट पे वो आ रहे हैं या फिर इनकी स्टोरी लाइन तो चली रही हमको पता है, तो इसको देखने में मजा जरूर आएगा। निकी बेला ने रिसेंटली एक बड़ा ही कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया। एक तो सबसे पहले माइकल कोल, पता नहीं निकी बेला किसी शो में आते उसको प्रमोट कर रहे थे, तो वहां पर उन्होंने निकी बेला का नाम नहीं लिया। आपको पता है यूजुअली WWE अवॉइड करती है कि कोई भी उनकी कंपनी का सुपरस्टार रहा हो, अगर वो उनके साथ करंटली साइन नहीं है
तो फिर वो उसका नाम लेते नहीं है ज्यादा, ऐसा WWE का आपको पता, क्योंकि वो क्यों ही चाहेंगे किसी और के ऊपर स्पॉटलाइट आए। तो निकी बेला को इस बात से प्रॉब्लम हुई कि जिस टाइम पर मैं WWE में थी, जब उनका रन चल रहा था वो डिवास चैंपियनशिप वाला जो सब कुछ होता था, उस टाइम पर जो विमेंस डिवीजन है वो इतना एलिवेटेड नहीं था जितना अभी है। तो उन्होंने बोला कि हमको जानबूझ के रोक के रखा जाता था ताकि हम ओवरशैडो ना कर सके, हम उनसे ज्यादा बड़े ना दिखें जो मेल डिवीजन में सुपरस्टार्स करते हैं। वो कहते हैं हमारे टाइम में ना हेल इन अ सेल वाली चीजें हुई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इसके ऊपर निकी बेला को उल्टा ही फैंस ने तोड़ दिया। उन्होंने कहा तुम्हारे बस की भी थी है करना, तुम्हारे टाइम में विमेंस डिवीजन में जो सुपरस्टार थी, क्या सच में अगर उनको हेल इन अ सेल मैचेस में डालते या फिर उनको बड़े बड़े लेवल पर डालते वॉर गेम्स जैसे, तो क्या वो कर पाते? वेल, अगर देखा जाए तो निकी बेला की बात तो गलत नहीं है, क्योंकि उस समय जानबूझ के मौका ही नहीं दिया जाता था। उसके बाद हमने देखा कि इन्होंने पूरा एवोल्यूशन दिखाया, उसके बाद एक पूरा विमेंस डिवीजन बेस्ड प्रीमियम लाइव इवेंट किया था। लेकिन निकी बेला, थोड़ा बात मैं कहूंगा कि निकी बेला को तो नहीं बोलूंगा, उनकी रेसलिंग स्किल तो मुझे फिर भी काफी सही लगी थी। मतलब उनकी ट्विन सिस्टर क्या था, ब्री बेला से तो बहुत ज्यादा बढ़िया थी। लेकिन हाँ, ये बात तो है कि उनको रोक के रखा गया, और ये भी बात काफी हद तक सच है कि उस समय WWE ट्रस्ट ही नहीं करती थी उन सुपरस्टार्स के ऊपर कि वो उस लेवल पर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। आज WWE जैसे मेल डिवीजन में देखती है वैसी फीमेल डिवीजन में देखती है, क्योंकि वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। स्पेशली मैं बोलूंगा NXT का इसमें बहुत बड़ा रोल है कि NXT में जिस तरीके से जो टैलेंट्स है उनको बनाया गया। बाकी आप बताना मुझे, क्या आपने उस टाइम पर मिस किया था जब ये पूरा डिवास चैंपियनशिप में AJ ली, नटालिया, केटलिन, ये सारे सुपरस्टार्स होते थे? इवन उससे पहले की भी ये बात हो रही है। पहले तो बस ऐसे है ना ग्लैमर के लिए यूज किया जाता था, वो धीरे धीरे चेंज, और इस टाइम पर मुझे लगता नहीं इतना ग्लैमर बेस्ड है विमेंस डिवीजन। बाकी जिसको जैसा देखना हो तो उस तरीके से देखता ही है। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और सैटरडे को होने वाला WWE का सर्वाइवर सीरीज, और इस शो ने ऐसी चीजें कर दी हैं जो कि इससे पहले कभी नहीं हुई। ऑल स्टेट एरिना में रेसलमेनिया 22 हुई थी, 17,000 के आसपास टिकट्स वहां पर बिकी थी। लेकिन इस सर्वाइवर सीरीज की जो टिकट्स हैं वो उससे ज्यादा हो चुकी है, 17,500 के आसपास नहीं, 17,200 जो है एक्सपेक्टेड है, इससे ऊपर हो गया है मामला। तो उस चीज को भी उन्होंने बीट कर दिया। तो बहुत ज्यादा लोग आने वाले हैं। इस एरेना की कैपेसिटी एक्चुअल में इतनी है नहीं, जितना मैक्स करके कर सकते हैं सब कुछ किया। मुझे याद है 12,000 के आसपास जो टिकट्स है वो पहले थी, लेकिन अभी मामला इतना ऊपर जा चुका है। तो भाई रोमन रेंज शो पर नहीं है, एक्सपेक्टेशन जो फैंस की है वो होनी चाहिए, और नहीं हुई तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी। कोडी रोड्स ने इसके ऊपर रिएक्ट भी किया, और इसको लिखते हैं गोल्डन एज, यानी वो काफी खुश है इस चीज का पार्ट होकर कि भाई ये जो है हम जिस शो में कंपीट कर रहे हैं उसमें 17,000 से, अभी आपको लग रहा है 17,000 इतना बड़ा नंबर थोड़ी, लेकिन एक इस एरिना के लिए पूरा मैक्स WWE जा रही है, वो एक बड़ी बात है यार। ड्रू मैकिंटायर के तो रंग ढंग तेवर सब कुछ बदल गए हैं। मैंने आपको कल दिखाया था ना, जहां जे उसो ने बताया था अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में कि जब दिन उनके बढ़िया थे, ब्लड लाइन पूरी अच्छे से चलती थी, तो इसके ऊपर ड्रू मैकिंटायर ने रिएक्ट किया, यू कुड नॉट मेक इट अप, यानी वो बताना चाह रहे हैं कि तुमसे खुद तो कुछ हुआ नहीं, एंड सम पीपल हैव द नर्व टू चैलेंज माई एटीट्यूड टुवर्ड्स हिम। यानी कि वो कह रहे हैं भाई, मतलब एक तरीके से वो बता रहे हैं कि तुम्हारा ब्लड लाइन का तो कुछ हुआ नहीं, तुम इसे आगे तो लेके जा नहीं पाए। और कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि मेरा एटीट्यूड कैसा है जे उसो के लिए। तो ड्रू मैकिंटायर इस समय हील होते हुए भी ऐसा एक्ट कर रहे हैं कि जैसे कि वो बातें सारी सही बोल रहे हैं, कोई उनकी बातों को गलत नहीं ठहरा सकता। इवन उसके बाद एक यूजर ने ट्वीट किया था जहां पर वो लिखते हैं रैंडी इज कमिंग फॉर यू ब्रो, ऐसा ड्रू मैकिंटायर को उन्होंने लिखा था। तो उसका आंसर जे उसो की इस वाली फोटो के साथ उन्होंने दिया। ये मैंने आपको दिखाई दी ना, जो रिएक्शन आया था जब कोडी रोड्स ने अनाउंस किया था कि रैंडी ओर्टन होंगे उनके सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स की टीम का पार्ट। अब मुझे पता है ये कोई फ्रेंच में है, इसको पॉर मोई क्या बोलूं मैं इसको, मुझे नहीं पता। लेकिन जब मैंने इसको ट्रांसलेट किया तो इन माई पर्सपेक्टिव, पता नहीं अपने से रिलेटेड ये कुछ है, जिसको यार थोड़ी बहुत फ्रेंच का आता हो, इसको एक्सप्लेन कर देना कमेंट में हमारे सारे भाई बंधुओं के लिए। इसका मतलब ये अपने एक्सप्रेशन बता रहे हैं ड्रू मैकिंटायर, जहां तक मुझे लग रहा है। बट फनी ये है यहाँ पे कि ड्रू मैकिंटायर ने बिल्कुल परफेक्ट फोटो का यूज किया है यहाँ पे, क्योंकि अभी आपको पता है ये जे उसो का जो रिएक्शन है, ये वाली जो फोटो है वो काफी ज्यादा वायरल भी जा रही है। क्योंकि अब रैंडी ओर्टन से मैंने आपको बताया था कल वाली वीडियो में, आपको सब कुछ बताया हुआ है मैंने। तो ड्रू मैकिंटायर का ये बड़ा गिमिक सही लग रहा है, जो ट्विटर पर भी अब बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और इससे पहले जमानों पहले कभी ड्रू मैकिंटायर का ट्वीट आया था, लेकिन हम लगातार ट्वीट्स आ रहे हैं जब से उनका ये कैरेक्टर में हम लोगों ने चेंज देखा है। अगली स्टोरी रोमन रेंज के फिर से उस बात से जुड़ी है जब उनको क्रिटिसाइज किया गया है उनके कम टाइटल डिफेंसेस के लिए। इस बार ये बात आई है बिल एप्टर की तरफ से, और उन्होंने ये बोला कि वो दिन कहाँ गए जब 30 डे रूल हुआ करता था WWE के अंदर। आपको याद ही होगा जब हर एक चैंपियन को 30 दिन में अपनी चैंपियनशिप को एक बार डिफेंड करना ही होता था, तभी वो जो रेन है उस तरीके से आगे जाता था। अगर नहीं वो चीज करेगा तो उससे वो चैंपियनशिप वैसे ही ले ली जाएगी। तो उन्होंने यहाँ पर पुराने सारे एग्जांपल्स दिए कि कैसे पहले ऐसे सुपरस्टार्स हुआ करते थे। हाँ ऑब्वियसली उसमें ब्रॉक लेसनर एक्सेप्शन थे, ये तभी का रूल है ना, मैं भूल रहा हूँ यार थोड़ा सा, पता नहीं मेमोरी को क्या हो रहा है। ये 2016-17 के टाइम पे भी था ना ये वाला रूल, मतलब पहले तो था ही, लेकिन
इस टाइम पे भी था जितना मुझे याद आता, तभी ब्रॉक लेसनर को एक्सेप्शन माना जाता था क्योंकि वो एक पार्ट टाइमर थे। तो यहाँ पे बिल एप्टर ने ये करके थोड़ी सी बेइज्जती कर दी रोमन रेंज की, भाई ये क्या तुम होगन से या फिर ब्रूनो सैमर्टिनो से इनके बारे में तो ना ही बात करो क्योंकि ये करंट में सीन थोड़ा सा अलग है। बाकी इसके बारे में हमको पता ही है, हर किसी की तरफ से डिबेट चलती रहती है, लेकिन रोमन रेंज वो बंदा है जो कि हाथी की तरह चलता रहता है, उसके अराउंड बहुत सारी बातें चल रही है लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना ट्रिपल एच को कोई फर्क पड़ रहा है, ना क्रिएटिव जो चीजें लोग कर रहे हैं उनको फर्क पड़ रहा है। फर्क पड़ रहा है तो रोमन रेंज के फैंस को भी पड़ रहा है, भले ही वो रोमन रेंज की तारीफ करें भाई बढ़िया, लेकिन ये मतलब एक फैन सोचो, मैं रोमन रेंज का फैन हूँ और मैं उसको हर बात के लिए डिफेंड कर रहा हूँ, लेकिन वो शो पर ही नहीं आ रहा, तो आई थिंक उसके लिए तो फिर उसको डिफेंड कर पाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि भाई जितना ज्यादा रोमन रेंज टीवी पे देखेंगे आई थिंक एक रोमन रेंज फैन को वही चीज देखने में मजा आएगा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं रोमन रेंज के फैंस की बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली रिसेंट में उनका जो वर्क है डेफिनेटली एक रेसलिंग की जिसको नॉलेज है अच्छी उसको फिर फैन तो होना ही चाहिए रोमन रेंज का। मैं देखता हूँ कुछ कॉमेंट में आते हैं ऐसे बूम एंड लेम्स ट्विटर पे नीचे रिप्लाईज पे देखता हूँ, बट वो हर किसी के लिए होता है। अगर किसी को क्रिटिसिज्म या फिर हेट नहीं मिलेगी तो फिर उसको प्यार करने का भी जो मजा है इस WWE की दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होना चाहिए भाई किसी के साथ। अगली स्टोरी है WWE के रेसलमेनिया 40 में टैग टीम चैंपियनशिप को लेकर क्या सीन चलने वाला है। तो रेसलिंग ब्लॉग की तरफ से ट्वीट है जहां पर आप देख सकते हो, वो लिखते हैं द मेन प्लान बाय WWE इज फॉर बोथ ब्रांड्स टू हैव देयर ओन टैग टीम टाइटल्स इन टाइम फॉर रॉयल रंबल एंड हैव बोथ टैग टाइटल्स बीन डिफेंडेड ऑन बोथ नाइट्स ऑफ रेसलमेनिया 40। थोड़ा सा इंग्लिश में ऊपर नीचे है मामला, लेकिन आप यहाँ पे समझ रहे होगे कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो चैंपियनशिप है वो अलग अलग होंगी और दोनों टाइटल्स डिफेंड होंगे रेसलमेनिया की नाइट्स में, यानी कि एक रॉ वाले ब्रांड के लिए, एक स्मैकडाउन ब्रांड के लिए। लेकिन हाँ, ये रॉ टैग टीम टाइटल्स और स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल्स ऐसे नहीं होगा जैसा अभी आपने देखा नहीं, मैं नाम बताया था आपको, वर्ल्ड टाइटल और टैग टाइटल ऐसे करके कुछ नाम आएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, लेकिन हाँ अभी WWE इसको अलग करेगी और जो अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप वाला सीन है वो ज़्यादा टाइम तक टिकेगा नहीं। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी एक ऐसी सीरीज है जो कि आपको दिख सकती है सर्वाइवर सीरीज में। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है डिसअपॉइंटिंग हो जाए, बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है खुशी वाली हो जाए। तो थ्योरी यहाँ पर यह है कि रैंडी ओर्टन को अनाउंस तो कर दिया है WWE ने, लेकिन वो सर्वाइवर सीरीज के वॉर गेम्स मैच का पार्ट नहीं होंगे। और क्योंकि कोडी रोड्स ने बिल्कुल ऐसे वोकली भी उनका नाम नहीं बोला था और लेकिन अनाउंस कर WWE ने ग्राफिक में उनको डाल दिया, तो WWE ने थोड़ा सा यहाँ पे कुछ दिखाया है कि रैंडी ओर्टन का नाम तो नहीं लिया लेकिन फिर उनको ग्राफिक में डाल दिया। तो कुछ ना कुछ WWE ऐसा सस्पेंस है, फिर कुछ ऐसा मसाला छोड़ के रख रही है। और उसके बाद सिनेरियो ये होगा कि ड्रू मैकिंटायर जो है रैंडी ओर्टन को ले जाएंगे साइड से और उनको मैच में कंपीट ही नहीं करने देंगे। तो ऐसे में रैंडी ओर्टन की हालत खराब हो जाएगी क्योंकि ऑब्वियसली बहुत टाइम की इंजरी से वापस आ रहे हैं, तो WWE को और हेल्प होगी ये चीज करने में। एंड देन स्पॉट बचेगा और उस टाइम पर शिकागो के होम टाउन बॉय का थीम सॉन्ग प्ले होगा, यानी कि सीएम पंक आएंगे और उसके बाद सीएम पंक ज्वाइन कर लेंगे सर्वाइवर सीरीज की वॉर गेम्स वाली टीम को। और इस तरीके से WWE अपना जो एंगल है उसको क्राउड को सीएम पंक के लिए एक मैसिव पॉप दिलाने में और भी ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगी। सीएम पंक के फैंस डेफिनेटली खुश होंगे, रैंडी ओर्टन के फैंस बोलेंगे अबे ये क्या कर दिया तुमने, हम ये तो नहीं देखना चाह रहे, हमें तो रैंडी ओर्टन चाहिए था इस मैच में। मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है कि क्या होगा इस मैच में, सिर्फ एक थ्योरी है। मेरे ख्याल से रैंडी ओर्टन आ गए हैं तो रैंडी ओर्टन को ही रहना चाहिए। सीएम पंक आ रहे हैं अगर तो फिर उनका जो एंगल है उसको अलग तरीके से रखो। और ट्रिपल एच ने तो कहा ही है जो फैंस देखना चाहते हैं हम वो करते हैं। तो पता नहीं है फैंस यहाँ पे क्या चाहते हैं या फिर किस हिसाब से WWE इसको लेके चलेगी, लेकिन डेफिनेटली 2-3 दिनों के अंदर जो सर्वाइवर सीरीज का मामला है जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो उसके बारे में बात करने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। बाकी अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर देना और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मुझे ले लेगी।